नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 133 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 133 का जो संबंध है वो है तुलनात्मक सरकार और राजनीति से। इस पीडीएफ में जो है टोटल 10 प्रश्न होंगे और आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये और इस बार भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का महत्व क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति में हम पढ़ते क्या है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अंतर्गत आप राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हो कि किसी एक देश की राजनीतिक प्रणाली दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली से किस प्रकार से अलग है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का कंपैरिजन हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करते हैं। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में आप ये पढ़ते हो कि एक देश की राजनीतिक प्रणाली दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली से अलग कैसे है, एक देश की राजनीतिक प्रक्रिया दूसरे देश की राजनीतिक प्रक्रिया से अलग कैसे है, एक देश की नीतियां दूसरे देश की नीतियों से अलग कैसे हैं, विभिन्न देशों विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंध क्या है, किसी देश में जो है लोकतांत्रिक प्रणाली है, किसी देश में सैनिक शासन है, किसी देश में अध्यक्षीय प्रणाली है। अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो देखिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, जबकि भारत की बात करोगे तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन की बात करोगे तो वहाँ पर राजा भी होता है और संसद भी है। तो इतनी सारी जो पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी है, इसकी जो स्टडी करते हैं हम, वो सारी स्टडी तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से क्या मतलब है? राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में हम राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यानी कि तुलना करते हैं कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली सबसे बेस्ट हो सकती है, क्योंकि राजनीति में शुरुआत से ही ये प्रश्न है कि कौन सी प्रणाली सबसे बेहतर हो सकती है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शासन कर सके। अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे हमें पूरे विश्व का दृष्टिकोण समझने में मदद मिलती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है वैश्विक दृष्टिकोण। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण पता चलता है, राजनीतिक प्रणालियों के बारे में पता चलता है, और ये जो पता चलता है ये विश्व के आधार पर पता चलता है। ऐसे में किस देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, ये हमें समझने में मदद मिलती है किससे? तुलनात्मक राजनीति से। और इससे हमें विश्व की राजनीति में जो हमारा दृष्टिकोण है ये भी विकसित होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भाई तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का पहला महत्व है कि ये वैश्विक दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है हमें। पूरे विश्व के स्तर पर राजनीति को समझने में मदद मिलती है। बहुत सारे डाटा हमारे सामने हो जाते हैं और उस डाटा का कंपैरिजन करके हम ये डिसाइड करते हैं कि विश्व में सबसे अच्छी राजनीतिक प्रणाली कौन सी होगी। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करता है। जैसे कि लोकतंत्र में क्या क्या अंतर हैं, अधिनायकवाद क्या है, राजशाही क्या है, इनमें समानताएं क्या हैं, भिन्नताएं क्या हैं, इनमें क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, ये सारी चीज़ें हम तुलनात्मक राजनीति में ही पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हमें बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में पता चलता है कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिस पर सभी देश लगभग सहमत हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिन पर विश्व टिका हुआ है, जैसे समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हर एक देश एग्री है कि कम से कम इतना तो हर देश के नागरिकों को प्राप्त होना ही चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे हमें नई नई नीतियों के बारे में पता चलता है और जो हमारी पुरानी नीतियां हैं हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं, यानी कि नीतिगत नवाचार और सुधार। तो तुलनात्मक अध्ययन हमें अलग अलग देशों की सफलताओं और असफलताओं के बारे में समझने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें नीति निर्माताओं के अनुभवों से सीखने और अपनी नीतियों को लागू करने में मदद करता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान की शासन प्रणाली देखेंगे, बांग्लादेश की शासन प्रणाली देखेंगे, तो इससे हमें यह पता चलता है कि इनकी शासन प्रणाली में इतनी कमियां हैं कि इसे हमें कभी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता रहती है, दंगे फसाद होते रहते हैं, शासन सही से चल नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से लेकिन अगर आप चाइना की शासन प्रणाली देखोगे तो हमें ऐसा लगता है कि चाइना की जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसे भारत में लागू करने की आवश्यकता है। उसका रीज़न है बिना उसके हमारे देश में यूनिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सैनिक और जो कानून व्यवस्था है उनका सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं और लोग विरोध धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपने निजी स्वार्थ ढूंढते हैं। तो इस तरीके से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें
हर देश की राजनीतिक सफलताओं के बारे में पता चलता है, देश की राजनीतिक असफलताओं के बारे में पता चलता है, उन देशों के अनुभवों से सीखने के बारे में पता चलता है, उनकी नीतियों को लागू करने में मदद मिलती है, राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन के बारे में पता चलता है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा किस देश में राजनीति स्थिर रहेगी और किस देश में परिवर्तन हो सकता है। तो भविष्य में क्या राजनीतिक परिवर्तन होंगे इसका हमें पूर्वानुमान लग जाता है। हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं अगर हमने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन अच्छे से किया है। इससे हमें सांस्कृतिक और समाज की समझ भी मिलती है। तो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करने से विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, विभिन्न देशों की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। इससे हमें अलग अलग समाज के राजनीतिक व्यवहार के और उसके दृष्टिकोण को समझने में भी मदद मिलती है, और ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो इससे हमें एकेडमिक लेवल पर और रिसर्च के लेवल में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो छात्र शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग देशों के बुनियादी ढांचे को समझने में मदद मिलती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है भाई तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, तो आप बोलोगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों के बारे में, विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में, कानून कैसे बनाए जाते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, कहाँ सफलताएं हैं, कहाँ असफलताएं हैं, किस प्रणाली के क्या गुण हैं, किस प्रणाली का क्या दोष है, ये तमाम जो चीज़ें हमें तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से पता चलती है। आशा करता हूं कि अगर यह क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो डेफिनेटली आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से कर देंगे। अगर आप ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकारों के बीच अंतर की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन की जगह लिख देगा अध्यक्षीय व्यवस्था। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या अंतर है, चाहे क्वेश्चन ऐसे लिख दे संसदीय और राष्ट्रीय प्रणाली में क्या अंतर है, दोनों प्रश्नों के उत्तर सेम ही रहेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है और राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है, हम ये समझने जा रहे हैं। तो देखो, संसदीय प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो ये भारत में स्थित है। यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति अपने में से कुछ नेताओं को चुनेंगे और वो नेता व्यक्ति की तरफ से निर्णय लेंगे। किसी का ही पद जो है वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो उसके बेटा उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा, उसका बेटा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति चुनाव में जीत हासिल करेगा वो नेता बनेगा। और दूसरी बात यह है कि संसद के नियम सर्वोच्च होंगे, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर सारी पावर राष्ट्रपति के पास होगी, जैसा कि अमेरिका में। तो यहाँ पर हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच में अंतर समझ रहे हैं, जो देखिए आप इस तरीके से हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में अगर आप सत्ता की बात करोगे तो सत्ता के बीच में जो है वो बंटवारा रहेगा। कार्यपालिका की पावर अलग रहेगी, विधायिका की पावर अलग रहेगी और न्यायपालिका की पावर अलग रहेगी। तो संसदीय शासन प्रणाली की बात करोगे तो इस प्रणाली में जो कार्यकारी शाखा है वो सरकार रहेगी और कानून बनाएगी संसद। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संसद का सदस्य होगा, संसद के प्रति जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। इस प्रणाली में अगर राष्ट्रपति है तो उनके पास पावर तो है लेकिन वो पावर का यूज़ प्रधानमंत्री ही करते हैं, यानी कि संवैधानिक भूमिका सिर्फ राष्ट्रपति निभाते हैं। जैसे हमारे देश की अगर आप बात करोगे तो हमारे देश में सरकार के मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री हैं। संसद के नेता कौन है, प्रधानमंत्री है। संसद के प्रति जिम्मेदारी भी किसकी बनती है, प्रधानमंत्री की बनती है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, गैर कार्यकारी भूमिकाएं निभाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि राष्ट्रपति के बिना कोई कार्य हो सकता है तो ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति को हमारे देश में बहुत सारी पावर दी गई हैं, लेकिन जो मेन पावर यूज़ कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो किसी भी देश में अगर आप देख रहे हैं कि संसदीय प्रणाली, जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, भारत में संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली में ध्यान रहे कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होंगी, ठीक है। सारी की सारी जो कार्यकारी शक्तियाँ वो प्रधानमंत्री के पास होगी। हालांकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के परामर्श से ही कर सकता है, राष्ट्रपति के रजामंदी के बाद ही कर सकता है। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। जबकि जो राष्ट्रपति प्रणाली है यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जबकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है लेकिन जनता उसमें हिस्सा नहीं लेती है। तो राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है। जैसे अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जनता चुनती है, वही राज्य का भी मुखिया है और वही सरकार का भी मुखिया है। और राष्ट्रपति सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो कार्यपालिका अलग काम करती है और विधायिका अलग काम करती है। तो देखो, विधायिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका वो क्या है, दोनों एक साथ ही हैं। जबकि जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और विधायिका बिल्कुल अलग है, जैसे कि अमेरिका। अब हम बात करते हैं कार्यकारी प्रमुख की नियुक्ति के बारे में।
तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है वो संसद के सदस्यों को नियुक्त करता है कि कौन व्यक्ति किससे मंत्री बनेगा। उसकी पार्टी के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ही मंत्रालय दिया जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट संसद के प्रति जिम्मेदारी होती है। संसद में जब तक मेजोरिटी रहेगी तब तक इन्हें हटाया नहीं जा सकता, जब मेजोरिटी हट जाएगी तो इन्हें हटाया जा सकता है। जैसे हमारे देश में संसद में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 543, तो 543 में जिस भी पार्टी को 272 लोगों का समर्थन प्राप्त है उसकी सरकार चलेगी। तो संसदीय प्रणाली की खास बात करें तो प्रधानमंत्री का चयन संसद के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और ये वो व्यक्ति होगा जो मेजोरिटी में प्राप्त है, सारी पावर इसके पास होगी, यही डिसाइड करेगा किसके पास कौन कौन से मंत्रालय होंगे। जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें चुनाव आम नागरिकों के द्वारा होता है। राष्ट्रपति की अवधि भी निश्चित होती है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की जो है नियुक्ति कर सकता है। अब संसदीय प्रणाली में नियम कैसे बनते हैं, यानी कि जो है नीतियां कैसे बनती हैं। तो संसदीय प्रणाली में जो नीतियों का निर्माण है, पॉलिसीज जो हैं वो आसानी से बन जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों का आपस में संबंध होता है और ये उसके लिए समर्थन करता है। जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में इतनी आसानी से नियम नहीं बन पाते हैं क्योंकि कार्यपालिका अलग मेंबर्स की होती है, विधायिका अलग मेंबर्स की होती है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विरोध होता रहता है। राजनीतिक स्थिरता, संसदीय प्रणाली कई बार अस्थिर हो जाती है। जैसे गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार पूरा टाइम नहीं कर पाती, कई बार 2 साल 3 साल में सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली निश्चित होती है, जितने साल के लिए, जैसे अमेरिका में एक राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनता है, तो 4 साल के लिए जो है सरकार स्थिर है, चुनाव 4 साल में ही होंगे। लेकिन हमारे देश में कई बार गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं, जैसे आप 1989 का एग्जाम्पल ले लो, 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर 1 साल बाद ही चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। ऐसे ही आगे चलकर नरसिम्हा राव और एच डी देवेगौड़ा के बीच में, इंद्र कुमार गुजराल के बीच में, तो ऐसे सरकारें जो गठबंधन की बनी हैं वो क्या है, लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। तो संसदीय प्रणाली में कई बार अस्थिरता होती है लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में स्थिरता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर हम संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली की बात करें तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं, अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, देश और परिस्थितियों के हिसाब से इन्हें अपनाया गया है। कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता होती है, ठीक है, और राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति सारे डिसीजन लेगा। एग्जाम्पल इसका है इंडिया और अमेरिका। इंडिया संसदीय प्रणाली का एग्जाम्पल है और अमेरिका जो है वो राष्ट्रपति प्रणाली का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, राज्य के मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए भैया विस्तार पूर्वक। तो राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है और उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। अगर आपको एक लाइन में ये अंतर समझना है तो एक लाइन में मतलब ये है कि राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अपने बिजनेस लगा सकता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है, हर एक व्यक्ति पास आइडिया होते हैं। जबकि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये कह रहा है कि सारी सारी जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये चाहता है पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर हो और उदारवादी दृष्टिकोण चाहता है कि पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर हो। तो दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर ये बताई जा रही है। एक लाइन की बात करो तो ये ध्यान रखना, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर होना चाहिए और गरीबों को फायदा मिलना चाहिए, मजदूरों को फायदा मिलना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए ताकि बाजार में कॉम्पिटिशन बना रहे। तो देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और उदारवादी दृष्टिकोण में जो पहला अंतर है वो है राज्य के उद्देश्य के आधार पर। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहे हैं कि राज्य एक वर्गीय उपकरण है जो पूंजीपति के हितों की रक्षा करता है। यानी कि जो भी मार्क्सिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो सरकार है वो केवल और केवल व्यापारी लोगों के हितों की रक्षा करती है और समाज में वर्ग संघर्ष होता है जिसकी वजह से गरीबों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में क्या कहता है वो। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्य जब उत्पन्न होता है जब समाज में वर्ग भेद होता है, यानी कि एक हाई क्लास होती है, एक लो क्लास होती है, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। राज्य का उद्देश्य होता है कि इस वर्ग के भेद को बनाए रखे और पूंजीपति वर्ग को फायदा दे, ऐसा मार्क्सिस्ट कहते हैं। यानी कि मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में दो वर्ग हैं, एक है हाई क्लास और एक है लोअर क्लास, यानी कि एक है पूंजीपति वर्ग और एक है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का शोषण करके पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे करके अमीर होता जाता है। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो पूंजीपति वर्ग के फायदे के लिए काम करती है, मजदूर वर्ग के लिए काम नहीं करती है, चाहे वो न्यायालय हो चाहे कोई भी हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये भी कहता है कि सरकार जो होती है ना वो सरकार सिर्फ वर्ग संघर्ष को दबाती है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है और श्रमिकों को दबा देती है ताकि श्रमिकों का शोषण होता रहे। और कुछ हद तक ना मार्क्सवादी बातें ठीक भी हैं। अगर आप किसी भी देश की सरकार के नियमों को अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग है उसे तो ज़्यादा फायदा मिल रहा है, जबकि जो मजदूर वर्ग है उसके ऊपर लगातार शोषण किया जा रहा है, उसे मरने भी नहीं दिया जा रहा और उसे आगे बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है।
उसे एक कंफर्ट जोन में सेट कर दिया गया, भैया तुझे इतने ही काम करना है। सरकार लोकतंत्र की दुहाई तो के देती है, लेकिन जनता को वो अधिकार मिल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट जो है वो ठीक भी है अपनी जगह पर। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि हमेशा क्रांति होगी, जब मजदूर वर्ग अपने अधिकारों के बारे में जानेगा तो वो क्रांति करेगा, और क्रांति करने के बाद राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा और फिर एक नया समाज आएगा, समाजवाद। लेकिन उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि जो सरकार है ना वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी लोगों के हितों की रक्षा कर रही है। जबकि उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है, व्यक्ति की सर्वोच्चता को, स्वतंत्रता को सर्वोच्चता दी गई है। उदारवाद कह रहे हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते से हुई है, यानी कि लोगों ने खुद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है और अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा था? मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा था कि वर्ग संघर्ष की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। जबकि उदारवादी कहते हैं कि नहीं भाई, एक समझौते से जो है उत्पत्ति हुई है, जिसमें राज्य हमारी सुरक्षा करेगा, बदले में हम उसे टैक्स देंगे, जैसे कि जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स ने यही कहा है। उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि राज्य की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। राज्य का सिर्फ काम होना चाहिए कानूनी व्यवस्था की देखरेख करना। उदारवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि राज्य जब तक रहेगा, यानी कि सरकार जब तक रहेगी, जब तक वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी, जब तक वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। जब व्यक्ति के अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा सरकार नहीं कर पाएगी तो उस सरकार को हटा दिया जाएगा, ऐसा उदारवादी दृष्टिकोण कहता है। तो दोनों दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से राज्य की भूमिका के बारे में बताते हैं, राज्य के महत्व के बारे में बताते हैं। जहाँ एक और मार्क्सवाद कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है, राज्य की भूमिका है, वो वर्ग संघर्ष से जुड़ी हुई है, वहीं उदारवादी कहते हैं कि ये तो भैया समाज की रक्षा से जुड़ी हुई है। तो आशा करता हूँ अगर इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका आप आसानी से आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका बताओ, यानी कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या रोल है। तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में बिना राजनीतिक दलों के आप राजनीति की कल्पना कर ही नहीं सकते। हर एक देश में कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका दबदबा होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी पूरे तरीके से पूरे देश को कंट्रोल करती है। अब बात ये आती है कि राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, इनके कार्य क्या हैं। तो देखो, राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल जो सरकार की सत्ता में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। अब जो ये विपक्ष होते हैं जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो राजनीतिक दल जो है वो डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। ये चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छाओं को, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हर एक राजनीतिक दल अपनी अलग अलग विचारधाराओं को बढ़ावा देता है और चुनावी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को विकल्प प्रदान करते हैं। जनता को जिस राजनीतिक दल पर ज़्यादा भरोसा है वो उसे वोट देगी और उसे वो जिताएगी। तो डेमोक्रेसी को अगर आप बिना पॉलिटिकल पार्टी के इमेजिन कर रहे हो तो फिर आपकी ये गलती है। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक विचारधारा होती है, अपना उद्देश्य होता है, अपना एजेंडा होता है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। व्यक्ति को जिस राजनीतिक दल में ज़्यादा जो है विश्वास है, ज़्यादा ट्रस्ट है, वो उस दल को वोट देता है। राजनीतिक दलों का जो मेन काम होता है वो देश के काम के लिए नीति निर्माण करना है। तो समाज की आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से, सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से, सांस्कृतिक ज़रूरतों के हिसाब से नियम कानून बनाते हैं और फिर उन नियमों कानूनों को लागू करके समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाया जाता है। राजनीतिक दल जो है वो जन भागीदारी को भी बढ़ावा देते हैं। तो देखो, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोकतंत्र का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, और राजनीतिक दल इस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते हैं। पहले जो छोटी पार्टियां थी इनका अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो छोटी छोटी पार्टियां इनका भी अस्तित्व है। ये भी देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल राजनीति की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते हैं, जनता को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करते हैं, नागरिकों को अवेयर करते हैं, रैलियों के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों पर नजर रखते हैं, वो सरकार के निर्णयों की आलोचना करके बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को सुझाव भी देते हैं। राजनीतिक दल स्थिरता प्रदान करते हैं, सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन को सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक दल समाज में अलग अलग विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी एक नागरिक पहचान को स्थापित करने का अवसर देते हैं। राजनीतिक दल चुनाव के जरिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और राजनीतिक समझ को बढ़ावा देते हैं।
तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वो राजनीतिक परिवर्तन में भी अहम योगदान देते हैं, सामाजिक परिवर्तन में भी अहम योगदान देते हैं, आर्थिक परिवर्तन में भी अहम योगदान देते हैं। वो देश के शासन में, देश के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के विभिन्न मुद्दों से जोड़ते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ के रूप में काम करते हैं, जिससे समाज में राजनीतिक विकास और परिवर्तन संभव होता है। आशा है इन चारों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। इससे जो अगले क्वेश्चन है इसकी चर्चा हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।